वायुमंडल के द्वितीय परिसंचरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, वायुमंडल की द्वितीय परिसंचरण के बारे में बात करेंगे। अगर द्वितीय परिसंचरण, प्रथम परिसंचरण और द्वितीय परिसंचरण क्या होता है, फिर से एक बार बता देते हैं। तो द्वितीय परिसंचरण, तृतीय परिसंचरण और प्रथम परिसंचरण क्या होता है, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। जिसमें से हमने जो है कि प्रथम परिसंचरण बता दिया है ना। इसमें से हम जो है प्रथम परिसंचरण के बारे में बता चुके हैं। द्वितीय परिसंचरण, और इसके बाद द्वितीय पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे तृतीय परिसंचरण। तो ध्यान दीजिए, प्रथम परिसंचरण पढ़ने के लिए पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं ना। तो जो लोग भी नहीं पढ़े हुए हैं जा करके पिछला क्लास देख लेंगे, पिछली वीडियो, तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रथम परिसंचरण में हमने पढ़ाया था कि जो वर्ष भर जो अस्थायी पौने चलती हैं उनको प्रथम परिसंचरण में रखा जाता है। वर्ष भर चलने वाली अस्थायी पौनों को प्रथम वायु परिसंचरण में रखा जाता है। इसके बाद द्वितीय परिसंचरण में आती हैं मौसमी पौने। कौन सी पौने? मौसमी, जो मौसम के अनुरूप चलती हैं। मौसम बदलने के अकॉर्डिंग इन पौनों की उत्पत्ति होती है। तीसरा जो परिसंचरण होता है, तीसरा परिसंचरण है स्थानीय परिसंचरण का। क्लियर? तो यहाँ से हम जो है द्वितीय परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय परिसंचरण हमें मौसमी हवाओं को, मौसमी पवनों को बताता है। तो मुख्य रूप से इस परिसंचरण में हम सबसे पहले मानसून को देखेंगे, ठीक ना, क्योंकि मानसून ही है जो मौसम के अकॉर्डिंग चलती है। विभिन्न विद्वानों में इसके प्रति मतभेद भी रहे हैं। वो मतभेद किस प्रकार से रहे हैं अभी हम बताएंगे अभी आपको, है ना। लेकिन जब हम मानसून की बात करेंगे तो मानसून मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, खास करके भारत में। अगर हम एग्जैक्ट मौसमी पवन की बात करें तो ये भारत में आता है, ठीक ना। लेकिन अभी हम एक चीज़ बताने वाले हैं आपको, जैसे कि मानसून समझ लेते हैं। सबसे पहले मानसून क्या होता है, ठीक ना। तो मानसून अरबी भाषा का एक शब्द है मौसिम। क्या है? मौसिम। अरबी भाषा के शब्द मौसिम से बना है मानसून। मौसिम का अर्थ होता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। पवनों की दिशा में अचानक से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? मानसून के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो देखिए, पवनों की दिशा में अचानक से होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? मानसून बोलते हैं। क्लियर? लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इसकी विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में होने वाला परिवर्तन, है ना, इसकी विशेषता है कि अचानक से जब मौसम परिवर्तन होता है तो पवनों की दिशा जब अचानक से बदल जाती है तो उसी घटना को क्या कहते हैं? मौसम अरबी भाषा का शब्द है। तो मुख्यतः अरब क्षेत्र के आसपास जो अरब सागर में पवनों की जब दिशा बदलती थी तो उसी को मौसम कहते थे, और उससे मानसून यानी कि उसे मानसून कहते थे, है ना। और उससे भयानक जो है कि वृष्टि होती है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में। क्लियर? यहाँ से एक चीज़ है, समझिए। त्रिवार्था महोदय ने कहा कि मुख्य रूप से अगर हम पवनों की दिशा की बात करें, मुख्य रूप से अगर हम ये कहें कि पवनों की दिशा बदलने के कारण मानसून आता है या उसको मौसम कहते हैं, तो त्रिवार्था महोदय के अनुसार बाल्टिक क्षेत्र में, है ना, जर्मनी के पास स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों की पवनों को भी मानसून कहते।
लेकिन ऐसे क्षेत्रों की पवनों को मानसून नहीं कहते हैं। तो त्रिवार्था महोदय ने कहा कि मानसून कुछ नहीं है, इसको हम संवहनिक धाराएं कहेंगे। त्रिवार्था महोदय जैसा कि हमेशा जो है विवादों का खंडन करने वाले व्यक्ति रहे हैं, है ना। समाज में एक व्यक्ति होता है जो हमेशा हर चीज़ का खंडन करता चलता है, तो त्रिवार्था महोदय भी क्या थे, हमेशा विवादों का खंडन करने वाले व्यक्ति थे, है ना। जैसे उन्होंने ITCZ को और ITF को खंडित कर दिया, कहा कि ये सब कुछ नहीं है, डोलड्रम ही जानो उतना बहुत है। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि ये मानसून वानसून कुछ नहीं है, बल्कि एक सामयिक धारा है ना, और उसको वही जानना चाहिए। फिर भी मानसून जब हम अलग से पढ़ते हैं तो उसकी विशेषताएं भी होती हैं, क्योंकि यूरोपीय क्षेत्र की बात अलग है और भारतीय उपमहाद्वीप की बात अलग है। वो किस प्रकार से अलग है, क्यों? क्योंकि मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में जब आता है तो हवाओं की दिशा स्पष्ट हमें देखने को मिलती है कि चेंज हो रही है, स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है कि हवाओं की दिशा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो भारतीय मानसून को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। भारतीय मानसून को दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला, जो क्लासिकल थियरी है, भारतीय मानसून के उत्पन्न होने के कई सिद्धांत हैं, है ना। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मानसून, ठीक ना। इसको तापीय सिद्धांत यानी कि थर्मल थियरी भी कहते हैं, इसी को तापीय सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर? और दूसरा होता है अभिनव सिद्धांत। अभिनव सिद्धांत, तो इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, उसके बाद अभिनव सिद्धांत पढ़ेंगे। अभिनव सिद्धांत यानी कि नए तकनीक, नई खोजों के आधार पर मानसून आने का जो सिद्धांत दिया गया है उसको अभिनव सिद्धांत की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जैसे कुछ भारतीय और कुछ रशियन जहाज समुद्र में गए, चिंतक गए, एक्सप्लोरर गए और जा कर के उन्होंने जब स्पष्ट अध्ययन किया मानसून आने का कारण, तो उनको पता चला कि तिब्बत के पठार के ऊपर गर्मी के मौसम में जो निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है वह मुख्य रूप से हवाओं को खींचता है ना। तो ये अभिनव सिद्धांत है, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि इसको क्लासिकल थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मानसून यानी कि तापीय सिद्धांत को। ठीक, तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, विश्व का नक्शा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, ये एक हो गया डायग्राम। यहाँ ऑस्ट्रेलिया को भी बना लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ से जब हम तापीय सिद्धांत की बात करेंगे, है ना, जब हम तापीय सिद्धांत की बात करते हैं तो तापीय सिद्धांत में सबसे पहले एक चीज़ हम यहाँ पे ये बना लेते हैं, विषुवत रेखा को। ठीक ना, ये क्या है, विषुवत रेखा। तो इस क्लास में पूरा हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, है ना। ध्यान देना है कि मानसून की उत्पत्ति का कारण होता क्या है। तो देखिए, हमने ये कहा कि जैसे ही मौसम के अनुसार पवनों की दिशा बदलती है, जैसे ही मौसम के अनुसार पवनों की दिशा बदलती है, ठीक, जैसे ही मौसम के अनुसार पवनों की दिशा बदलती है ना, तो उसी को हम कहते हैं कि मानसून है। ठीक, अब समझिए, नीचे है यहाँ पे
समझ लेते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ठीक। देखिए नीचे है मकर रेखा, ठीक, और ऊपर यहां से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक ना। कर्क, विषुवत रेखा और मकर रेखा, है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही सूर्य मकर रेखा को छोड़ करके ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, तो मकर रेखा की को छोड़ करके ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे क्या होती है, गर्मी बढ़ना चालू हो जाती है। धीरे धीरे गर्मी उत्तरी गोलार्ध में बढ़ना चालू हो जाती है और सूर्य की किरणें लंबवत जैसे जैसे ये कर्क रेखा पे आ जाती हैं तो भारत में और उत्तरी गोलार्ध में भीषण गर्मी पड़ती है, ठीक ना। जुलाई के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, तो मई जून आते आते भारत में भयंकर जो है धूप होने लगती है, गर्मी पड़ने लगती है। तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कर्क रेखा पे, तो अरब के क्षेत्र में यहाँ पर ये इलाके में, ठीक ना, और भारतीय इलाके में यहाँ पर, ठीक, क्या हो जाता है, निम्न वायुदाब का केंद्र हो जाता है। अरब सागर में निम्न वायुदाब का केंद्र हो जाता है। अरब क्षेत्र में और भारतीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। निम्न वायुदाब का केंद्र मतलब भयानक धूप पड़ती है, भयानक गर्मी पड़ती है और यहाँ की जो भूमि है वो हीट हो जाती है। तो हीट होने की वजह से उस पर की जो हवा होती है वो भी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और हवा जब गर्म होती है तो ऊपर उड़ जाती है, तो वहाँ का पूरा इलाका क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया है, लो प्रेशर जोन बन गया है। क्लियर। अब जब यहाँ पे निम्न वायुदाब बन जाता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाता है, तो उस समय चूंकि ये महासागरीय क्षेत्र है तो उस समय महासागरों में क्या होता है, महासागरों में ऑस्ट्रेलिया के भी ऊपर उस समय, क्योंकि भारत में जब उत्तरी गोलार्ध में जिस समय गर्मी पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ठंडी पड़ती है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी उस समय ठंडी पड़ रही होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें पूरी तरीके से कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर क्या होता है, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, हाई प्रेशर जोन हो जाता है। तो हाई प्रेशर जोन से हवाएं हमेशा क्या करती हैं, हाई प्रेशर जोन से हवाएं हमेशा क्या करती हैं, चलने लगती हैं लो प्रेशर जोन की तरफ, ठीक ना। ये हवा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, और इसके साथ ही साथ एक और घटना घटती है जो NITC होता है, ठीक ना, NITCZ होता है ना, समझिए कौन क्या, NITC है ना, यानी कि उत्तरी अंतरोष्ण कन्वर्जेंस जोन होता है, NITCZ जो ये होता है। ये क्या होता है समझिए, यहाँ बता देते हैं। ये है पृथ्वी और ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर जो डोलड्रम पेटी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है ना। तो कभी कभी इस पेटी का खिसकाव हो जाता है तो यहाँ तक लगभग 30 डिग्री नॉर्थ तक चली जाती है, और दक्षिण में भी इसका कभी कभी खिसकाव हो जाता है, तो दक्षिण में भी ये लगभग 30 डिग्री नॉर्थ तक चली जाती है, साउथ तक, ठीक। अब ये है क्या भाई, जब तापमान बढ़ता है ना, तो हमने बताया था आपको पिछले क्लास में, डोलड्रम भी खिसक जाता है, डोलड्रम भी खिसक जाता है। तो जब उत्तर की तरफ आ जाता है तो इसी को NITCZ कहते हैं, और जब यह दक्षिण की तरफ खिसक के आता है तो इसको SITCZ कहते हैं। जब उत्तर की तरफ खिसकता है तो NITCZ और दक्षिण की तरफ खिसकता है तो SITCZ। तो जुलाई के महीने में अत्यंत हीट हो जाता है तो डोलड्रम जो कि शांत मंडल होता है वो कुछ कुछ खिसक करके आ जाता है, तो वहाँ और निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है।
तापक्रम बहुत ज़्यादा होने की वजह से। तो इसका ताप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हवाएं इधर से इधर की ओर चलने लगती हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ और क्या घटना चलती है, हमने पढ़ा था कि जो व्यापारिक पवन होती है ना, वो ऊपर से उच्च वायु दाब क्षेत्र से विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की तरफ बढ़ती है। समझिए, यहीं पर समझ लो, यहाँ देखो ऐसे, ये पृथ्वी है, उपोष्ण क्षेत्र ये है और उपोष्ण क्षेत्र ये है। इधर से ये दोनों क्षेत्रों से हवाएं क्या करती हैं, संवहन धाराओं के रूप में विषुवत रेखा के पास में आती हैं, है ना। संवहन धाराओं के रूप में विषुवत रेखा के पास में आती हैं। तो संवहन धाराओं के रूप में जब विषुवत रेखा के पास में आती हैं, तो देखिए पूरे विश्व में ये घटना घटती है। हवाएं संवहन धाराओं के रूप में इधर से इधर चलती हैं, विषुवत रेखा के पास में चलती हैं। पूरे विश्व में घटना घट रही है। इधर से हवा इधर की ओर आ रही है, इधर से हवा इधर की ओर आ रही है, ठीक ना। लेकिन इस क्षेत्र में क्या होता है, उस समय गर्मी के मौसम में क्या होता है, इस क्षेत्र में हवाएं जो इधर से विषुवत रेखा की तरफ आती हैं और इधर से जो इधर आती हैं, ये सब की सब हवाएं कहाँ जाने लगती हैं, भारत की तरफ बढ़ने लगती हैं, ठीक ना। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन भी विषुवत रेखा को पार करके भारत के क्षेत्र में चली आती है। क्यों चली आती है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक निम्न वायुदाब हो जाता है गर्मी के मौसम में। ये इलाका बिल्कुल हीट हो जाता है ना। क्यों हीट होता है, क्योंकि भूमि जल्दी गर्म होती है, महासागर कम गर्म होते हैं, है ना। तो भूमि जल्दी गर्म हो जाती है, तो ये जो स्थल खंड है ये बहुत गर्म हो जाते हैं, तो इनके ऊपर क्या होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। इसलिए आसपास की सारी हवाएं उसका जगह लेने के लिए पहुंच जाती हैं। क्लियर। तो देखिए हवा अब जो विषुवत रेखा पर जा रही थी, वो अब उसकी दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो जो हवा विषुवत रेखा पर जा रही थी, वर्ष भर अपने समय पर चल रही थी, अपने दिशा में जा रही थी वर्ष भर, है ना। जैसे ही भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मी का मौसम शुरू होता है, ये हवाएं चेंज हो जाती हैं और अपनी दिशा बदल देती हैं विषुवत रेखा को। ये है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को पार करके इधर की हवाएं विषुवत रेखा को भी पार करके ऊपर बढ़ जाती हैं भारत की तरफ, ठीक। अब देखो हवाएं, ये पूरा हिंद महासागर है, ये पूरा क्या है, हिंद महासागर है। अब हवा हिंद महासागर से इतनी लंबी दूरी तय करके जाती है, अब हवा हिंद महासागर को पार करके इतनी लंबी दूरी तय करके जाती है। तो हिंद महासागर के ऊपर लंबी दूरी तय करने की वजह से हिंद महासागर का जितना भी भाप होता है, वाष्पन होता है, ये हवाएं अपने में सोखती जाती हैं। तो महासागर के ऊपर लंबी दूरी तय करने की वजह से ये हवाओं में काफ़ी नमी हो जाती है, काफ़ी आर्द्रता हो जाती है ना, काफ़ी जलवाष्प ग्रहण हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और ये जब जाती हैं इस तट पे, जब टकराती हैं तो भारत में भारी बारिश कराती हैं। तो हम कहते हैं मानसून आ गया। क्लियर है। तब हम कहते हैं कि मानसून आ गया। अब भारतीय मानसून को भी हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए आप। भारतीय मानसून को दो प्रकार से समझेंगे, एक भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून और एक शीतकालीन मानसून, ठीक ना। तो यहीं पर पहले एक चीज़ आपको समझा देते हैं कि अब देखो गर्मी के मौसम में तो ये हो रहा है, अब अगर ठंडी का मौसम आएगा तो क्या होगा। अब जब ठंडी का मौसम आ जाएगा तो ये इलाके जो निम्न वायुदाब का केंद्र थे, अब ये उच्च वायुदाब के केंद्र हो जाएंगे। और हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया, जब सूर्य नीचे पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ने लगेगी, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, निम्न वायुदाब के केंद्र हो जाएंगे। तो अब उल्टा होगा, अब ये हवाएं उधर न जा करके अब ये हवाएं क्या करेंगी, नीचे की तरफ आएंगी, मतलब वापस आएंगी। तो उसी को हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। क्लियर। अब पूरा एक चीज़ आपको समझा देते हैं, समझिए, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जो भी हमने वो चीज़ बताया है।
अब भारत की बात करते हैं, ठीक ना, भारत की बात करते हैं। देखो, जब मानसून इधर से जाता है ना, जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, ये मानसून जाता है तो भारत की त्रिभुजाकार आकृति के कारण, भारत की त्रिभुजाकार आकृति के कारण ये मानसून दो भागों में बट जाता है। एक होता है बंगाल की खाड़ी का मानसून और एक होता है अरब सागर शाखा या अरब सागर का मानसून। भारत की त्रिभुजाकार आकृति के कारण बढ़ जाता है ना। भारत में 1 जून को केरल के तट से मानसून टकराता है ना, और दो भाग में बढ़ जाता है। एक मानसून सीधा जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल जाता है, सीधा कहाँ निकल जाता है, और जो हिमालय इधर से आया हुआ है ना, म्यांमार के पास में अराकान योमा से टकराता है और यहाँ से फिर ट्रैवल करता है असम की तरफ, है ना। और मेघालय में पड़ने वाली जो गारो खासी जयंतियाँ होती हैं वो इस मानसून की दिशा को और बदल देती हैं, और वहीं पर मेघालय में मौसिनराम में, जो कि चेरापूंजी के पास में है, मौसिनराम में भयानक बारिश होती है ना। औसत वहाँ जो वार्षिक वर्षा हो जाती है, नोट कर लीजिएगा उसको, 965 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 965 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो जाती है मौसिनराम में, जो कि दुनिया का सबसे आर्द्र जगह माना जाता है। दुनिया में सर्वाधिक बारिश मौसिनराम में ही होती है। क्लियर है? तो अब समझिए यहाँ से, अच्छा इसके अलावा यहाँ से जो अरब सागर का मानसून जाता है, यहाँ पर पड़ता है भारत का पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट से सीधा 90 डिग्री पे टकरा जाता है और पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में खूब बारिश कराता है, खूब बारिश। इधर क्या होती है, बहुत बारिश होती है। लेकिन जो ये वाले इलाके होते हैं, ये वाला जो इलाका होता है, ये रेन शेडो एरिया हो जाता है। रेन शेडो एरिया यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। पहाड़ों के लंबवत होने की वजह से टकरा के ये वृष्टि छाया प्रदेश होता है, उधर बारिश ही नहीं होती है। क्लियर? और इधर तटों की तरफ जो है, समुद्री तटों की तरफ खूब बारिश होती है। कुछ मानसून ये अरब सागर का सीधा निकल जाता है। यहाँ अरावली पर्वत श्रेणी पड़ती है, तो अरावली से बिना टकराए सीधा निकल जाती है, क्योंकि उसके पैरेलल होती है, तो वहाँ भी बारिश नहीं कराती है। ठीक, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में जो नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी की घाटी से कुछ मानसून की ब्रांच क्या होती है, घुस जाती है। अरब सागर का जो शाखा होता है, इसका जो मानसून होता है, नर्मदा नदी घाटियों में और ऐसे ही नदी घाटियों में घुस करके आगे बढ़ जाती है और जाके धीरे से क्या करती है, बंगाल की शाखा वाले मानसून से मिल जाती है। ठीक, ये समय होता है अक्टूबर का, लगभग में सितंबर का, अक्टूबर का, है ना, सितंबर में। उस समय अब धीरे धीरे भारत में क्या होता है, उपमहाद्वीप में धीरे धीरे ठंडी बढ़नी शुरू होती है, सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है ना, सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है। अब वो मकर रेखा की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे। तो अब भारत में उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे ठंडी बढ़ने लगती है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है, जब तक ये मानसून ऐसे ट्रेवल करके जाता है ना। तो जब तक भारत में पंजाब हरियाणा के पास पहुंचता है, तब तक इन क्षेत्रों में क्या होता है, उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। अब मानसून आगे जा ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है और फिर वो उसको खींचने लगता है, आओ भैया वापस आ जाओ। ठीक ना। तो ये मानसून फिर क्या होता है, यहाँ से ये मानसून इधर से जो है कि लौटना चालू कर देता है, जिसको कहते हैं लौटता हुआ मानसून, और अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु के तट पे भारी बारिश कराता है। फिर ऐसे ही ये मानसून नीचे की तरफ चला जाता है। अब पंजाब ऐसा राज्य है जो इसका शिकार हो जाता है ना, साजिश हो जाती है बेचारे के साथ। वो खुश रहते हैं पंजाब वाले कि अब आ रहा है मानसून, आ रहा है, तो पता चला कि आते आते वापस जाने लगा, तो बेचारे मायूस हो जाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, सबसे कम केवल 25 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा पंजाब में हो पाती है ना। सूखा प्रदेश हो जाता है बेचारा। ठीक है, क्योंकि मानसून वहाँ पहुँच के भी लौट जाता है। ठीक है, जैसे बारात वारात आई रहती है, लोग बड़ा खुश रहते हैं, है ना, कि बारात बस घर पहुँचने वाली है,
तब तक पता चला कि दूल्हा ही भाग गया, तो बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाता है, समझ रहे हो। हाँ, तो मायूसी छा जाएगी भाई, है ना, दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये पूरी कहानी किसकी है, मानसून की है। तो इस प्रकार से तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मानसून क्या होता है, किस प्रकार से जनरेट होता है ना। ये क्लासिकल सिद्धांत है जिसको तापीय सिद्धांत, यानी कि ताप में परिवर्तन के कारण, ताप यहाँ पर ज़्यादा था तो यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र बन रहा था, तो हवाएं उधर चल रही थी। ताप इधर ज़्यादा हो गया ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध में, तो इधर जो है कि निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया, तो मानसून वहाँ से फिर वापस आने लगा। तो हवाओं की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या है यहाँ पे, ताप, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लासिकल या तापीय सिद्धांत। ठीक, अब दूसरे नंबर पर है अभिनव सिद्धांत, है ना। तो अभिनव सिद्धांत को रूस और भारत के वैज्ञानिकों ने जहाज़ों के माध्यम से हिंद महासागर में जा करके परीक्षण किया, है ना, पूरा सारा कुछ घटनाक्रम बताया कि कैसे क्या हो रहा है, तो इस निष्कर्ष पे पहुँचे, है ना। क्योंकि 1958 में एक विश्व का मानसून नाम से एक सम्मेलन हुआ था, उसमें पी कोटेश्वरम एक विद्वान थे। पी कोटेश्वरम ने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून आने का कारण क्या है कि तिब्बत के पठार पर उष्मन यानी कि उसके ऊपर उत्पन्न होने वाला निम्न वायुदाब। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे फिर अगले क्लास में, ठीक ना। जो अभिनव सिद्धांत है इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। फिलहाल भारत में मानसून क्यों आता है, किस प्रकार से आता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको क्या की है, बता दिया है। एक क्वेश्चन यहाँ से और आपसे पूछा जाएगा, है ना, उसको आप जान लीजिए। बर्स्ट ऑफ मानसून, है ना, मानसून प्रस्फोट क्या होता है। मानसून प्रस्फोट या मानसून विस्फोट क्या होता है। तो समझिए, जब मानसून आने पर कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश होने लगे, है ना, मानसून आने पर जब तेज आंधी चलने लगे और मूसलाधार बारिश होने लगे, भयानक गर्जना होने लगे, तो उसी को कहते हैं मानसून प्रस्फोट, बर्स्ट ऑफ मानसून, कि मानसून का प्रस्फोट हो गया, मतलब भयानक मानसून आ गया है। भाई बारिश आपके यहाँ आती है तो होता है ना, खूब गर्जना आ जाती है, खूब कभी कभी 2-3 दिन खूब लगातार बारिश होगी, तो वो क्या होगा, उसको बोलेंगे मानसून प्रस्फोट। तो एग्जाम में कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो अगली क्लास में क्या समझना है हम लोग को, अभिनव सिद्धांत, और फिर उसके बाद तृतीय परिसंचरण समझेंगे, यानी कि स्थानीय परिसंचरण, यानी कि जो स्थानीय हवाएं हैं, लोकल हवाएं हैं, इन हवाओं को हम लोग को क्या करना है, समझना है। क्लियर है।